हेलो दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ाई की थी। इस वीडियो में हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ाई करेंगे। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ जिसके अंतर्गत बंगाल के अब गवर्नर थे जो अब गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। क्या थे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार ही बंगाल के गवर्नर अब गवर्नर जनरल कहे जाने लगे और इनका कार्यकाल, गवर्नर जनरल का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे अब वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करने लगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार ही वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुए और गवर्नर जनरल के तौर पे इनका कार्यकाल 1774 से लेकर 85 तक रहा। बंगाल के ये अंतिम गवर्नर थे और बंगाल के ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल के तौर पे इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम किए, वो एक एक करके हम लोग पढ़ लेंगे। राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता में स्थापित किया। क्या किया? राजकीय जो कोषागार था उसको मुर्शिदाबाद से कोलकाता में स्थापित कर दिया। हर जिले में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालतों की स्थापना की थी। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने की थी? वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। प्रथम मदरसा जो मुस्लिम शिक्षा के लिए था, क्या था? प्रथम मदरसा जो मुस्लिम शिक्षा के लिए था वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही 1781 में कोलकाता में बनाया गया था। तो प्रथम मदरसा जो मुस्लिम शिक्षा के लिए था वो किसके कार्यकाल में बनाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में, और 1781 में कोलकाता में बनाया गया था। गीता का अंग्रेजी अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया था। किसने किया था? विलियम विल्किंस ने किया था। जो गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था वो विलियम विल्किंस ने किया था और वारेन हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में ये हुआ था। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में की थी, जो वारेन हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में हुआ था। तो एग्जाम में पूछता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे हुआ था? तो बंगाल में। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। कब हुआ था? 1784 में। और किसके कार्यकाल में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। वारेन हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। जोनाथन डंकन नाम का एक व्यक्ति जो वाराणसी में 1782 में एक संस्कृत स्कूल की स्थापना की थी। क्या किया था? जोनाथन डंकन ने संस्कृत स्कूल की स्थापना वाराणसी में 1782 में किया था, जो वारेन हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में हुआ था। तो 1-2 बार एग्जाम में ये भी आ चुका है। सबसे अधिक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में हुआ था और इसके जो प्रथम न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। क्या नाम था? एलिजा इम्पे उनका नाम था। जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में हुआ था, उसके प्रथम न्यायाधीश का नाम क्या था? एलिजा इम्पे। वारेन हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में नंद कुमार नाम के एक ब्राह्मण को गलत मुकदमा लगाकर वारेन हेस्टिंग्स ने ही फांसी की सज़ा दिलवा दी थी और ये फांसी की सज़ा उस टाइम न्यायिक हत्या के नाम से जानी जाती थी। क्या जानी जाती थी? न्यायिक हत्या के नाम से जानी। तो नंद कुमार की हत्या किसके कार्यकाल में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। किसने दिलवाया था? तो एलिजा इम्पे वारेन हेस्टिंग्स के बहुत क्लोज फ्रेंड थे, तो अपनी दोस्ती का फ़ायदा उठा करके नंद कुमार पे झूठा इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने मुन्नी बेगम नाम की एक विधवा से 3.5 लाख रुपए घूस लिए हैं। और ये दोस्त नंद कुमार सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं कर पाए। उसके उपलक्ष्य में क्या हुआ कि वारेन हेस्टिंग्स ने इन पे झूठा आरोप लगा दिया कि इन्होंने मेरे पे 3.5 लाख रुपए लेने का गलत आरोप लगाया है
और एलिजा इम्पे से मिलकर इन्होंने नंद कुमार को फांसी की सज़ा दिलवा दी। और इस सज़ा को भारत के समय में न्यायिक हत्या के नाम से जानी जाती है। वारेन हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। क्या हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में हुआ, जो 1775 से लेकर 82 तक हुआ। और ये सालबाई की संधि के अनुसार, सालबाई के संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। क्या हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो 1780 से लेकर 84 तक हुआ। और ये मैंगलोर की संधि के तहत इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया, ये वारेन हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में आया था। और पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में ही वारेन हेस्टिंग्स को अपना त्यागपत्र देना पड़ा। और ये त्यागपत्र देने के बाद 1785 ईस्वी में इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाने के बाद बर्क नाम के एक व्यक्ति ने इन पर महाभियोग चलाया। क्या चलाया? महाभियोग चलाया या लगाया, जो काफ़ी लंबे टाइम तक चला, 1785 से लेकर 95 तक चला। मगर ये महाभियोग इन पे साबित नहीं हुआ। फलस्वरूप ये महाभियोग से मुक्त हो गए और 1818 ईस्वी में अपने ही देश में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये थी वारेन हेस्टिंग्स से जितने भी रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो हमने अभी डिस्कस किया। अब इनके बाद जो गवर्नर जनरल आया, उनका नाम था सर जॉन मैकफर्शन। लेकिन ये एक अस्थायी गवर्नर जनरल के तौर पे एक ही साल के लिए आए थे। क्या थे? अस्थायी गवर्नर जनरल के तौर पे एक ही साल के लिए आए थे। इनके टाइम में कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं हुआ। इनके बाद जो गवर्नर जनरल आए, उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इनके टाइम में बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम हुए, जो एक एक करके हम लोग पढ़ लेंगे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल था वो 1786 से लेकर 1793 तक था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक कॉर्नवालिस कोड की स्थापना 1793 में की, जो शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है। क्या है? शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है ये कॉर्नवालिस कोड। तो कॉर्नवालिस कोड की स्थापना 1773 में कॉर्नवालिस ने की थी। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है याद करना, क्योंकि इनके नाम से ही रिलेटेड है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। और ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस व्यवस्था का भी जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुलिस व्यवस्था का भी जनक कहा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप हमेशा याद रखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लगाया था। क्या लगाया था? अस्थाई बंदोबस्त, जो 1793 में लगाया गया था। और ये अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सर जॉन शोर की सहायता से लगाया था। ये सर जॉन शोर की सहायता से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त 1793 में बंगाल में लगाया था। इसके अनुसार क्या होता था कि कंपनी जो थी वो 90%, अस्थाई बंदोबस्त के अनुसार कंपनी जो थी वो 90% यानी 10/11 भाग कंपनी को मिलता था, और 10% यानी 1/11 भाग जो था वो जमींदार अपने पास रखते थे। क्या करते थे? अपने पास रखते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भ्रमण करने वाली अदालतों की स्थापना की। ये फौजदारी जो अदालत थी उसके स्थान पे भ्रमण करने वाली अदालतों की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही किया था, जो 4 थी। उनकी संख्या क्या थी? 4 थी। 3 बंगाल के क्षेत्र के लिए और 1 बिहार के क्षेत्र के लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही कानून की विशिष्टता का नियम लागू हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही कानून की विशिष्टता का नियम लागू हुआ था। ऐसे तो ये कम एग्जाम में पूछता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है। जिले का जो समस्त अधिकार था वो कॉर्नवालिस ने ही, सारा अधिकार किसके हाथ में दे दिया? तो कलेक्टर के हाथ में दे दिया। जिले का जो समस्त अधिकार था वो किसके हाथ में दे दिया? कलेक्टर के हाथ में दे दिया। और जिले
में एक थाना स्थापित की और प्रत्येक थाने में एक दरोगा को प्रभारी के तौर पे नियुक्त किया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के इतने इम्पोर्टेंट काम थे जो हम लोग एक एक करके पढ़े। इसके बाद हम लोग सर जॉन सॉर के बारे में पढ़ेंगे। सर जॉन सॉर का जो कार्यकाल था, क्या था? सर जॉन सॉर का जो कार्यकाल था उसका 1793 से लेकर 98 तक था। क्या था? 98 तक था। सर जॉन सॉर जो थे वो अहस्तक्षेप की नीति अपनाए थे। ये किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करते थे और इनके टाइम में बस एक ही इम्पोर्टेंट काम हुआ था, जो 1793 का चार्टर एक्ट लागू हुआ था वो सर जॉन सॉर के समय ही लागू हुआ था। और कॉर्नवालिस ने जो अस्थाई बंदोबस्त लागू की थी वो सर जॉन सॉर के सहायता से ही लागू की थी। तो एक कॉर्नवालिस से रिलेटेड इनका नाम है जो अस्थाई बंदोबस्त से रिलेटेड है कि अस्थाई बंदोबस्त में सहायता किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये। और इनके समय में 1793 का जो चार्टर एक्ट था वो लागू हुआ था और ये जो सर जॉन सॉर थे वो अहस्तक्षेप की नीति को अपनाए थे, मतलब किसी काम में इंटरफेयर नहीं करते थे। उसके बाद आया इम्पोर्टेंट लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल था वो 1798 से लेकर 1805 तक था। क्या था? 1805 तक था। इसने सहायक संधि की शुरुआत की। क्या की? सहायक संधि की शुरुआत किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली ने की। और सहायक संधि के तहत सबसे पहले सहायक संधि की शुरुआत इंडिया में डुप्ले ने किया था। किसने किया था? डुप्ले ने किया था। उसके बाद अगर ये एग्जाम में पूछे सबसे पहले सहायक संधि की शुरुआत किसने की, तो डुप्ले ने की। लेकिन अगर ये पूछेगा कि सबसे पहले सहायक संधि की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। और इसके तहत वो बहुत सारे रियासतों से सहायता के थ्रू अपने अंदर उसको ले लिया था। और उनके नाम मैं कुछ कुछ बताता हूँ। जो सबसे पहले लिया था उसका नाम हैदराबाद था, जो दूसरे नंबर पे था उसका नाम मैसूर था, जो तीसरे नंबर पे था उसका नाम तंजौर था, जो चौथे नंबर पे था उनका नाम अवध था, जो पाँचवें नंबर पे था उसका नाम पेशवा था। ऐसे करके बहुत सारे रियासतों को इसने अपने संरक्षण में लिया था सहायक संधि के अनुसार। लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। क्या कहता था? लॉर्ड वेलेस्ली जो था वो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। क्या कहता था? बंगाल का शेर कहता था। मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय में ही स्थापित हुई थी। किसके समय में? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में ही मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना 1821 में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से लेकर 1805 तक चला, ये लॉर्ड वेलेस्ली के समय में ही हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ, इस युद्ध के अंतर्गत ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। 1799 में टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इसने कोलकाता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना किया। क्या किया? फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना की। इसके अंतर्गत क्या होता था कि कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया। इतने हम लोग लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में पढ़ाई किए। सहायक संधि, स्वयं को बंगाल का शेर, 2-3 इम्पोर्टेंट है। ये सहायक संधि इम्पोर्टेंट है, बंगाल का खुद को शेर ये कहता था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ये थोड़ा कम एग्जाम में पूछा है। लेकिन ये सहायक संधि है, बंगाल का शेर है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सा गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था। और लॉर्ड वेलेस्ली से ही मतलब युद्ध में कौन मारा गया था? तो टीपू सुल्तान मारे गए थे। कौन मारे गए थे? 1799 में ही कौन मारे गए थे? टीपू सुल्तान, जो मैसूर का क्या था? शासक था। टीपू सुल्तान के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो, कोई अगले वीडियो में पढ़ाई कर लेंगे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट राजा में से एक थे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर जॉर्ज वार्लो के बारे में। किसके बारे में? सर जॉर्ज वार्लो के बारे में। इनका कार्यकाल सिर्फ 2 वर्षों के लिए था। इनके समय में ज़्यादा काम नहीं हो पाया था।
इनके टाइम में एक ही काम हो पाया था। वेल्लोर में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, कौन सा हुआ था? वेल्लोर में जो सिपाही विद्रोह हुआ था वही इनके टाइम का एक इम्पॉर्टेंट घटना है जो 1806 में हुआ था। आप याद रखेंगे, यहाँ पे वार्लो है, यहाँ पे वेल्लोर है, तो याद करने से आपको जल्दी याद हो जाएगा कि वार्लो वेल्लोर एक दूसरे से रिलेटेड है, तो याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आए थे लॉर्ड मिंटो प्रथम। कौन आए थे? लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल 1807 से लेकर 13 तक था। कब तक था? 1807 से लेकर के 13 तक था। इसके समय में अमृतसर की संधि हुई थी। किसके समय में? इसी के समय में, लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में ही अमृतसर की संधि 1809 में रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच में हुआ था। और इसकी जो मध्यस्थता किए थे, क्या किए थे? मध्यस्थता किए थे, उसका नाम जो था वो क्या था? चार्ल्स मेटकॉफ। क्या नाम था उनका? चार्ल्स मेटकॉफ। ये क्या किए थे कि दोनों के बीच में जब संधि हो रही थी तो उसके बीच में ये मध्यस्थता किए थे, यानी रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के साथ जब अमृतसर की संधि हुई थी, दोनों के बीच मध्यस्थता का काम क्या किए थे? मीडिएटर का काम कौन किए थे? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। इसके समय में 1813 में चार्टर एक्ट लागू हुआ था। हर 20 वर्ष के बाद एक एक्ट लागू होता था। तो जो 1813 का चार्टर एक्ट था वो लॉर्ड मिंटो के समय में ही लागू हुआ था। लॉर्ड मिंटो के बाद कौन? लॉर्ड मिंटो के बाद आए लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग हैं, वारेन हेस्टिंग्स अलग हैं। तो वारेन हेस्टिंग क्या थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उनका लंबा कार्यकाल था और उनके टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट काम हुआ था। तो वारेन हेस्टिंग्स अलग हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल था 1813 से लेकर के 1823 तक था। लंबा कार्यकाल इनका भी था, लेकिन इनके टाइम में उतना इम्पोर्टेंट काम नहीं हो पाया था, जबकि वारेन हेस्टिंग्स टाइम में बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम हुए हैं जो हम लोग पहले अभी पढ़े हैं। इनके समय में क्या हुआ था? तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध, जो 1814 से लेकर 1816 तक चला था। और ये आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत कैसे हुआ था? तो संगौली के संधि के तहत आंग्ल नेपाल युद्ध का क्या हो गया था? तो अंत हो गया था। क्या हो गया था? आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत संगौली की संधि के अनुसार हुआ था। और नेपाल की तरफ से नेपाल के राजा कौन थे? उस समय नेपाल के जो राजा थे वो अमर सिंह थापा थे। कौन थे? अमर सिंह थापा थे, जिन्होंने लॉर्ड हेस्टिंग के सामने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। उसी के बाद ये संगौली की संधि लॉर्ड हेस्टिंग्स और अमर सिंह थापा के बीच में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछता है कि पिंडारियों का दमन किसने किया था? पिंडारियों का दमन किसने किया था? तो पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में नहीं। ऑप्शन में दोनों दे देगा, लॉर्ड हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो पिंडारियों का दमन हुआ था किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। 1822 ईस्वी में, क्या 1822 ईस्वी का जो टेनेंसी एक्ट था, या टेनेंसी एक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो काश्तकारी अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? काश्तकारी अधिनियम। जो टेनेंसी एक्ट था या काश्तकारी अधिनियम था वो इसी के समय में क्या हुआ था? लागू हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में। तो इनके टाइम में तीन काम हम लोग याद रखेंगे: आंग्ल नेपाल युद्ध, संगौली की संधि, पिंडारियों का दमन और टेनेंसी एक्ट जो 1822 में। 1822 याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम किसके समय में लागू हुआ था ये याद रखना ज़्यादा जरूरी है। सबसे अंतिम गवर्नर जनरल के तौर पे लॉर्ड विलियम बेंटिंग आए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग आए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो कार्यकाल था वो 1828 से लेकर 1835 तक था। इनके टाइम में भी कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए हैं जो हम लोग याद
करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये हुआ था कि इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। क्या की थी? सती प्रथा पे 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहायता से, किसके? राजा राम मोहन राय की सहायता से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी धारा 17 के अनुसार। क्या? धारा 17 के अनुसार। धारा 17 के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगाया था 1829 ईस्वी में, और ये रोक लगाने में इनका मदद कौन किया था? तो राजा राम मोहन राय ने इनकी काफ़ी मदद की थी। सती प्रथा को हटाने में अकबर ने भी और मराठों ने भी काफ़ी कोशिश किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा कोशिश किसका हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय का। इन्हीं लोग के काम से ही ये क्या हुआ था? सती प्रथा खत्म हो गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ठगी प्रथा का अंत किया था। क्या किया था? ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ही किया था। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम मैकाले के अनुसार, किसके अनुसार? मैकाले के अनुसार अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में ही लागू किया गया था और उसको अंग्रेजी का शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने शिशु बालिका, जो छोटी छोटी बच्चियां होती है, उसकी हत्या पर भी रोक लगाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, और ये भारत का क्या? 1833, इसी के समय में 1833 का चार्टर एक्ट लागू हुआ था। क्या हुआ था? चार्टर एक्ट। इसी के समय में 1833 का चार्टर एक्ट लागू हुआ था, और 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। तो ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के तौर पे काम किए हैं। तो हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिंक को याद रखेंगे। एक क्वेश्चन तो ऐसे ही आ सकता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के अनुसार बनाया गया? 4 ऑप्शन दे देगा, 1803, 1833, 1813, 1793। तो कौन सा? 1833 के अनुसार ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इतना हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत के जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं उसके बारे में पढ़ाई करेंगे।